ये हमारी ड्राइंग है जिसमें हम एचवीएसी का काम करना चाहते हैं। अब आर्किटेक्ट ने हमें ये वाली ड्राइंग भेजी, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान। हम आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान पे डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या किया जाता है, डायरेक्ट वर्किंग ना करके अलग से एक फाइल बनाई जाती है सेपरेट। उस फाइल पे आप इस फाइल को लिंक कर देते हो। ठीक है, हो सकता है इसकी ड्राइंग यूनिट्स चेंज हो, ठीक है, या हो सकता है कि इन फ्यूचर ड्राइंग को चेंज करना पड़े हमें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर लेआउट पे डायरेक्टली वर्किंग नहीं करते। तो मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया यहाँ से, और वर्किंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक न्यू फाइल स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ISO के नाम से मैंने ओपन किया। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आर्किटेक्चर फाइल थी हमारी उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे एक्सटर्नल रेफरेंस, शॉर्टकट एंटर। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ पे अटैच टाइप लिखा होता है। अटैच टाइप में यहाँ पे आपके पास अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, यानी कि हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज को कर सकते हैं, पीडीएफ करना चाहते हैं पीडीएफ कर सकते हैं। अभी के लिए हम किसको इंसर्ट करेंगे, कैट फाइल को, क्योंकि हमारे पास कैट फाइल ऑलरेडी बनी बनाई है, तो हम उसी को इंसर्ट करेंगे। तो अटैच DWG पे क्लिक कर दिया हमने। अटैच DWG पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने कैट फाइल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो आपने डाउनलोड करके रखी हो। आप प्रोजेक्ट बाय फोल्डर अलग अलग क्रिएट कर लिएगा। वहाँ से मैंने, देख रहे हैं यही वाला प्रोजेक्ट था, इसको ओपन कर लिया। ओपन करके ओके किया। जैसे आप ओके करोगे वो इंसर्शन पॉइंट पूछेगा। मैंने इंसर्शन पॉइंट ओरिजिन, मैं जनरली ओरिजिन देता हूँ, तो मैंने 0,0 पर जाके अटैच कर दिया। इसको बंद कर दिया, यहाँ से इस लेआउट को भी बंद कर दिया। तो आप देखोगे ये हाउस प्लान अपने आप बना बनाया आ रहा है। हमने बनाया तो नहीं, हमने खाली क्या किया, इंसर्ट किया। डायरेक्टली वर्क नहीं करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्योंकि ये रेफरेंस फाइल है, इंसर्ट फाइल है ना, लिंक फाइल हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे क्या दिखा रहा है, एक्सटर्नल रेफरेंस है। एक्सटर्नल रेफरेंस मेन फाइल इसकी वही वाली आर्किटेक्चर फाइल है। ये क्या है, उसका खाली एक रेफरेंस इमेज के तौर पे आ गया है। अच्छा, ऐसे ही क्यों करना है, क्योंकि हम लोग MEP का काम करने जा रहे हैं। अब MEP का काम MEP कंसल्टेंट करेगा, और प्लानिंग का काम कौन करेगा, आर्किटेक्ट करेगा। तो दोनों के आर्किटेक्चर को MEP वाला जो होगा वो अपनी टर्मिनोलॉजी में तो चेंजेस कर सकता है, क्या वो फ्लोर प्लान में उसके चेंजेस करने की अथॉरिटी होगी, नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस के तौर पे करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी आर्किटेक्चर चेंजेस करने होंगे, स्ट्रक्चर चेंजेस करने होंगे, वो जो आर्किटेक्ट है वही करके देगा हमें। हमें फिर क्या कर देना होगा, बस फाइल को रिप्लेस कर देना होगा। अच्छा, HVAC की वर्किंग के लिए हमारे पास हमें ध्यान रखना है, दो चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक है एयर टर्मिनल, उसका सिलेक्शन और उनका पोजीशन। दूसरी चीज़ जो हमें लगानी होगी वो लगाना होगा हमें AHU यानी कि मशीन। अब एयर टर्मिनल्स हमारे, मैंने आपको लिखवाया था, दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं डिफ्यूज़र्स, एक कहलाते हैं ग्रिल्स। जो सीलिंग से ड्रॉप होते हैं जनरली उनको हम डिफ्यूज़र्स कहते लगाते, वहाँ डिफ्यूज़र्स लगाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स वगैरह में ज़्यादातर जहाँ पे ये जिप्सम फॉल सीलिंग होती है, टाइल्स वाली आप देखते हो, वहाँ पे जनरली डिफ्यूज़र्स लगाए जाते हैं। एक ब्लॉक हट के उसी की जगह पे डिफ्यूज़र लग जाता है। आपके ऑफिस में हो सकता है यही वाली हो। कुछ जगहों पे जहाँ पे जैसे थिएटर हॉल्स होते हैं, फॉल सीलिंग की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है, या हो सकता है फॉल सीलिंग पे कुछ POP का वर्क हुआ हुआ हो, जिसकी वजह से हम वहाँ पे ये डिफ्यूज़र्स ना दे पाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वॉल पे ग्रिल्स छोड़ देते हैं या रजिस्टर्स छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड एयर इनटेक करते हैं। और जो आपकी रिटर्न एयर है, रूम की एयर, एक रूम की एयर जो होती है उसको वापस से रिटर्न ले लिया जाता है। वो वापस से चिल करके HVAC वो आपकी AHU यूनिट के अंदर जाती है, AHU यूनिट से चिल्ड होकर वापस से फिर आपके रूम के अंदर सर्कुलेट कर दी जाती है। इस टाइप से वर्किंग होती है। अब मैं इसमें दोनों चीज़ें आपको स्टार्ट करके बताऊंगा। एक जगह हम डिफ्यूज़र लगाएंगे, एक जगह ग्रिल लगाएंगे, फिर उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। डक साइजिंग का काम यहाँ पे नहीं बता रहा मैं, हम स्टैंडर्ड साइज के डक ले लेंगे कोई एक अपने हिसाब से, क्योंकि डक कैलकुलेशन का काम फिर HVAC इंजीनियर करता है, यानी कि वो डिज़ाइन इंजीनियर जो होगा वो करेगा। आपको वहाँ पे जाओगे तो प्लेसमेंट वगैरह का ही वर्क दिया जाएगा, हम कैलकुलेशन का काम वही करेगा ना। HVAC का तो आपका हीट लोड कैलकुलेशन का वर्क रहेगा पूरा, वो सारा काम
डिजाइन इंजीनियर करेगा। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक ए टर्मिनल्स लगाना देख लेते हैं, कैसे लगाना है हमें ए टर्मिनल्स। अच्छा, तो ए टर्मिनल पहले बना लेते हैं। ए टर्मिनल बनाने के लिए मैंने आपको बताया दो टाइप के ए टर्मिनल्स होते हैं, एक डिफ्यूजर और दूसरा ग्रिल्स। ग्रिल्स किस पे लगेगी? वॉल पे लगेगी। और डिफ्यूजर्स किस पे लगेंगे? सीलिंग पे लगेंगे, फॉल्स। तो डिफ्यूजर बनाना स्टार्ट करते हैं हम। डिफ्यूजर के जो साइजेस होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड आते हैं 300 बाई 300 mm, 450 बाई 450 mm, 600 बाई 600 mm। तो हम 600 बाई 600 mm का एक डिफ्यूजर स्टैंडर्ड लेके अभी चल रहे हैं, या आप 300 बाई 300 का भी ले सकते हो। मैं 300 बाई 300 से चलो स्टार्ट कर देता हूँ। तो काम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लेयर बनानी है। अच्छा, जैसे सप्लाई का काम होगा उसी का अपोजिट रिटर्न का काम भी होगा। ठीक है, जो हमें देगी ये प्लान आर्किटेक्चर वाला, उनका तो सारा कुछ देगा, लेयर वगैरह बना हुआ है ऐसे। वो अपनी लेयर बना के देंगे ना। अब मतलब जो ऐसे बना हुआ है ऐसी है। हाँ, ऐसी है कि जैसे आपको ये दे रखा है। अब देखोगे इसमें यहाँ पे कितनी लेयर्स पे काम हुआ है। ठीक है, तो उतनी लेयर्स पे बन के आ रहा है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, लेयर कमांड पे गए, हम क्या बना रहे हैं, डिफ्यूजर बना रहे हैं। डिफ्यूजर एक सप्लाई का बनेगा और एक रिटर्न का बनेगा। तो पहले सप्लाई का बनाना देख लेते हैं। सप्लाई के बनाने के लिए m डैश HVAC डैश SCD, सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर। हाँ, पहले डिफ्यूजर ही बना रहे हैं। इसका कलर क्या दे दिया हमने, ग्रीन कलर रखा। मैंने आपको बताया था कुछ जगहों पे सप्लाई का कलर ब्लू लेके भी चलते हैं। ठीक है, तो उसका कोई मैट ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। तो सर इसमें मोस्टली कौन सा ग्रीन, डार्क लाइट ब्लू, कैसे? कंपनी जो बताएगी वो दे देंगे। तो 300 बाई 300 का बना रहे थे हम। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 300 बाई 300 का एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, 50-50 पे मैंने ऑफसेट कर दिया, क्योंकि सप्लाई है तो सप्लाई पे क्रॉस पड़ेगा। ठीक है, डिफ्यूजर वो जहाँ से आपकी एयर आ रही है, चिल्ड एयर आ रही है उसको। तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, लेकिन जहाँ से हॉस्पिटल्स वगैरह। तो हमने एक सप्लाई का डिफ्यूजर बना लिया। अब सप्लाई की एयर की डायरेक्शन किधर होती है, सप्लाई किधर फेंकेगा, इससे बाहर की तरफ फेंकेगा। तो सप्लाई में हमें डायरेक्शन एरो की जरूरत होती है। डायरेक्शन एरो के लिए आप लीडर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉली लाइन का। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो अपलोड कर दूंगा, डाउट होगा उसमें से देख लेगा, फिर भी नहीं होगा तो पूछ लेगा। तो मैंने पॉली लाइन कमांड दी, PL एंटर किया, एक लाइन ली यहाँ से स्ट्रेट, ऑर्थो को ऑन किया, मैंने लाइन बना ली 75 की, बन गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मैंने यहाँ से क्या किया, नीचे आप देखोगे एक विड्थ कमांड मिलेगा, W एंटर किया, स्टार्ट विड्थ। एरो के लिए पीछे हेड होता है और आगे लेंथ होती है, जहाँ पे वो शार्प होता है। तो जो पीछे का प्रोफाइल होता है वो चौड़ा होता है थोड़ा सा। तो विड्थ मैंने इसकी दे दी 50 की, और एंड विड्थ दे दी मैंने 0। अब मैं इसकी लेंथ बता रहा हूँ कितनी लेंथ चाहिए मुझे। सो आगे की लेंथ आप बता दो यहाँ पे जी, पॉली लाइन से ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पॉली लाइन कमांड पे गया, PL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, एरो की लेंथ दी 75, W एंटर करके विड्थ दी। विड्थ मैंने सपोज यहाँ से दे दी सर ये एरो का साइज दे रहे हैं ना, G30, एंटर किया, आगे की लेंथ मैंने 90 दे दी। ओह सॉरी, यहाँ से मैंने पहले 75 की लेंथ ली, W एंटर किया, स्टार्ट विड्थ मैंने 30 दी, एंड विड्थ मैंने 0 दी, और इसकी लेंथ बता दी। हो गया तैयार। इसको इससे थोड़ा सा गैप रख दिया 50 का। इसको कॉपी किया हमने,
ऑफसेट होगा ये? नहीं होता ये बॉडी लाइन्स हो रहा है हो गए? अरे क्लासिक पे गए, पोलर पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे पिक पॉइंट दिया, ठीक है, हो गया तैयार। ठीक, इसको क्या कर लें हम, बी एंटर, बन गया ब्लॉक। अच्छा, अब ये सप्लाई का बन गया, इसका अपोजिट रिटर्न का बनेगा। तो रिटर्न के लिए लेयर बनाई, सर अगर हम इसमें जो सप्लाई और आगे बनाते हैं सप्लाई और रिटर्न वाले, तो उसमें मैच नहीं कर जाएगी रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन? क्या? जैसे इसमें हम आगे डक्ट सप्लाई के लिए करते हैं, हाँ, उसमें से हम कलर देंगे उसमें मैच नहीं कर जाएगी लाइन, हम समझ कैसे पाएंगे उस चीज़ को? किस चीज़ को? जैसे हम अभी इसका देंगे, लाइन देंगे इसकी, हाँ, ग्रीन। सर ये सिंबल के लिए होता है कि हम लाइन भी देते हैं आगे के लिए, जैसे डक्ट मारा जाएगा सीधा, हाँ, तो उसमें ग्रीन मिल जाएगा ना जब दोनों लाइन जो भी डक्ट का सप्लाई का ग्रीन होता है और रिटर्न का रेड होता है। डक्ट भी सप्लाई की ग्रीन होगी और रिटर्न की रेड होगी। क्या, कहाँ पे कंफ्यूज हो? दो कलर से सेम सेम आ रहे हैं ना इसमें। दो कलर का भाई, जैसे सप्लाई supply- का जितना भी काम है वो सब रेड ग्रीन में हो रहा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा? क्यों कंफ्यूज होगा? तभी तो क्लैरिटी रहेगी ना। सप्लाई का सप्लाई सारा ग्रीन कलर में, रिटर्न सारा रेड कलर में। सर ये जो रिटर्न वाला है और सर जो सप्लाई वाला है, इनके बीच कितने डिस्टेंस तो लगे रहते हैं, दिखता ही नहीं है, पता नहीं। इनकी सप्लाई और रिटर्न के बीच में गैपिंग कम से कम 100 से 150 mm होनी चाहिए। ठीक है, हमने रिटर्न बना लिया, सप्लाई बन गया, इसको भी ब्लॉक बना दिया, RCD 300 by 300। रिटर्न का प्रोसेस रिटर्न में सिंगल लगता है। कैसे कर पाएंगे कि रिटर्न का लगा हुआ है कि रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं दिखेगा? नहीं सर, छतों पे लगा रहता है वैसे हाँ। कह रहे हैं, वैसे पता कैसे चलेगा? लिखा होगा आपको जाके चेक थोड़ी करना है यार, आपको डिजाइन करना है। जो साइट इंजीनियर होगा वो देखेगा, वो वहाँ पे रिटर्न लगाएगा, वो वहाँ पे वो लगाएगा। और जरूरी नहीं है सप्लाई के लिए तो हम डिफ्यूजर दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिटर्न के लिए भी डिफ्यूजर दिया जाए। कई बार जनरली क्या किया जाता है, रिटर्न के लिए ग्रिल दे देते हैं, बस एक सारे रूम का रिटर्न वहीं से खींच लिया जाता है। ठीक है, बट हम दोनों चीजें देख रहे हैं। अच्छा, तो डिफ्यूजर बन गए हमारे दोनों। अब जो एयर आएगी वो कहाँ से आएगी भाई? मशीन से आएगी। मशीन क्या हो सकता है? AHU हो सकता है, FCU हो सकता है। तो AHU बनाना देख लेते हैं, ऐसी क्या है फैन कॉइल यूनिट। तभी तो पता है देखो यार, इसको नहीं AHU एयर हैंडलूम अब AHU एक्चुअल में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है एक्चुअल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग वो देगा। हमारा काम वर्किंग ड्राइंग बनाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल के तौर पर, रेक्टेंगल के तौर पे AHU की पोजीशन बताएंगे कि कहाँ पे रखा जाएगा, और उसमें डक्ट का कनेक्शन करेंगे। डक्ट का कनेक्शन क्या होगा? सप्लाई आगे देगा और रिटर्न पीछे देगा। सर हमने प्रिंट करते हैं इस चीज़ को जी उनको कलर दे दिया हम, अरे ऐसे सॉफ्ट पे हाँ, हार्ड कॉपी है उसमें सब एक ही कलर का होता है, इसमें हम नाम भी देते हैं उसमें। वो समझ रहा है जो हमारा पेपर पे कराया ना, तो सारा ब्लैक टाइप का है, मैम देख क्या कह रहे हो? प्रिंट निकलता है सर, तो सारा तो हम तो ये भी निकालते हैं ब्लैक में। क्यों
नहीं तो किसने कहा? कंपनीज में सारी ऐसी आती है सारी, कलर भी नहीं करता, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं करता, दोनों नहीं कलर करता। में जो होगा बट ब्लैक एंड व्हाइट में अगर वो उसमें वो सिंबल लिख के आएगा ना उसमें। उसमें लिखा रहेगा एफसीडी जैसे एसएजी करके ऐसे लिखा होगा है। इसका बाद में वो भी बनाएंगे ना, सप्लाई तो उसका एसएजी लिखा रहेगा उसके नीचे। लिखा हुआ भी होता है, नहीं भी लिखा हो सकता, कलर में भी देख सकते हो, और लेजेंड में सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं हम। ठीक है। हाँ भाई, विकास अंगड़ाई लेना बंद कर दिए। बेड वेड लगवाना है। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, मशीन हो गया। इसको हमने ब्लॉक बना दिया, बी एंटर किया। इसकी साइज क्या है? मैं आपको बता, रैंडम साइज आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 1800 बाई 1200 ले लिया। हाँ, रेक्टेंगल ले लो आप, वैसे जो पोजीशनिंग के लिए हो। एक्चुअल साइज आपको पता करना है तो जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे आप पूछ लो, वो आपको बता देगा। ठीक है। AHU 6 मंथ काम कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं ब्लॉक के अंदर एक और चीज़ बताऊंगा, एट्रीब्यूट, तो वो देख लेगा। हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट कमांड से स्पेस बनाया, छोटा साइज आ रहा है। AHU TR CF। ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा हमारा, AHU का नंबर आएगा। जैसे मान लो हमारे पास 4 फ्लैट हैं इस टाइप के, एक सोसाइटी है उसमें 4 फ्लैट हैं, तो 4 फ्लैट के लिए एक AHU से चारों फ्लैट की सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि फ्लैट को अलग अलग हमें रेगुलेट करना होता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स में, टावर्स में क्या होता है, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, तो मे भी पॉसिबल है पूरे 10 फ्लोर का एक ही सेंट्रलाइज AC लगाओ। हर फ्लोर पे अलग अलग ऑफिसेज हैं, तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग का क्या हो, एक ही सेंट्रलाइज एसी हो, उसी से सारा एयर, चिल्ड एयर फ्लो हो रही हो। लेकिन अब कोई ऑफिस रात में 10 बजे खुल रहा है, कोई नाइट शिफ्ट में है, कोई बंद हो रहा है, ऐसे में सेंट्रलाइज एसी प्रॉपर काम तो नहीं कर पाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे फ्लोर बाय फ्लोर अलग अलग सेंट्रलाइज एसी लगे होते हैं, जिनको VRV टाइप सिस्टम पे भी बोलते हैं, VRV टाइप सिस्टम लगे होते हैं। तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ AHUs बढ़ भी सकते हैं, और हो सकता है कंपनी का क्या हो, सिंगल AHU लगा हुआ हो। ठीक है, वो फ्लोर माउंटेड AHU लगा होगा, लार्ज कैपेसिटी का, उसी से उसके पास में कूलिंग टावर लगा होगा। फिर उससे क्या होगा, पूरी पूरी बिल्डिंग को चिल्ड एयर सप्लाई उसी की हेल्प से हो रही होगी। तो उस टाइप से भी हो सकता है। एक मदर AHU हो सकता है, गूगल कर लिएगा, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, दोनों होते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल है, पूरी बड़ी यूनिट है, एक साथ ऑपरेट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा AHU लगा होगा फ्लोर माउंटेड। लेकिन जैसे मैंने आपको फ्लैट का बताया, या अलग अलग फ्लोर्स हैं और अलग अलग ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग AHUs प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है। तो AHU अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, AHU का नंबर आ जाएगा, कितने कैपेसिटी का है। कैपेसिटी में 2 चीज़ होती हैं, TR और CFM, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके आगे इनके नंबर लिखे जाएंगे। CFM और TR अलग अलग AHU का अलग अलग होगा, या एक ही रहेगा, अलग अलग होगा और वेरी करेगा। तो ऐसे में आगे की टर्म अगर मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ, मैंने इसको ब्लॉक बनाया ना, और टेक्स्ट में लिखता हूँ तो सब जगह एक ही वैल्यू आएगी। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट में जब चाहूँ तब चेंज कर दूँ, तो ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ATTDF, एट्रीब्यूट डेफिनेशन। ATTDF पे गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैग। टैग में क्या चीज़ डिफाइन करना है मुझे,
प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया एंटर द AHU नंबर। डिफ़ॉल्ट में मैंने सिंबल दे दिया, कोई मैटर नहीं करता। इसकी टेक्स्ट हाइट 75 थी, मैंने इसकी टेक्स्ट हाइट भी 75 रखी। ओके किया, यहाँ पे रख दिया। मैंने वापस से ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गया, टैग में दिया क्या देना है, प्रॉम्प्ट में लिख दिया वैल्यू, ठीक है, और इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे भी सिंबल दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्या लिखा, क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए, सेव चेंजेस कर दिया। यहाँ पे हमें चेंजेस दिखाया उसने कुछ, मैंने इसको डिलीट किया। एट्रीब्यूट जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें ब्लॉक को वापस से इंसर्ट करना पड़ता है। इंसर्ट के लिए आई एंटर किया, HUR मैंने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके जैसे ही इंसर्ट करता हूँ पोजीशनिंग एंगल पूछेगा, मैंने एंगल बताया। अब देखो क्या खुल के आ गया, ये एक टेबल फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जिस कैपेसिटी का HU हो वो सारे पैरामीटर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मैंने HU को दे दिया नंबर 01। यहाँ पे TR वैल्यू चाहिए मुझे, TR वैल्यू मैं रैंडम अभी लिख देता हूँ 5 TR। टीआर की एक्सेप्टेंस कैपेसिटी होती है टनेज। और CFM एयर की फ्लो वॉल्यूम को दिखाता है, क्यूबिक फीट पर मिनट, फ्लो रेट ऑफ एयर होता है। तो ये हमने दे दिया 1500। तो यहाँ से सारे पैरामीटर उसके आ गए। अब मान लो कल को मुझे HVAC के डेटा में कुछ चेंजेस हुए तो मुझे इसकी साइज वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, या इसी टाइप से 4-5 प्लॉट फ्लैट्स और हैं उनके लिए भी रखना है मुझे। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे फिर, नहीं, अब अगर मैं एट्रीब्यूट नहीं लिखे होते, ब्लॉक के अंदर टैग लिखा होता तो ब्लॉक के अंदर तो सब चीज़ें सेम रहती, ब्लॉक में बाहर जाके एडिट करते तो सब जगह एक ही हो जाती ना। ऐसी मान लो मेरे पास 10 फ्लैट हैं, किसी में 5 TR का लगेगा, किसी में 6 TR का लगेगा, किसी में 20 TR का लगेगा, तो कैपेसिटी तो वेरी करेगी ना। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने एट्रीब्यूट बनाए हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, आप इसको जब कॉपी करके रखते हो अलग अलग, जनरल कॉपी करके रख दिया मैंने। अब ये HU नंबर भी तो बढ़ना चाहिए ना, 1 है, इसके बाद क्या आएगा HU का 2। अब क्योंकि ये एट्रीब्यूट है तो इसके चेंज करना है तो आपको इसको डबल क्लिक करना है और HU नंबर क्या दे दिया 2, TR दे दिया मैंने इसको 10 TR और ये दे दिया जहाँ पे वैल्यू चेंज करने वाला करो वैल्यू चेंज करो, डबल क्लिक। वहीं पे तो दिख रहा है ना सब, नहीं इसीलिए जब मैं बोलता हूँ तब आप लोग सुनते हो प्रॉपर नहीं। तो टी क्या करता है, टी डी है एट्रीब्यूट ब्लॉग बनाने से बेटा है ना, एक सिंबल के सारे ठीक है जैसे हाँ, क्या चीज़ पूछना है बताइए। बड़े आदमी एट्रीब्यूट ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन होगा तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ब्लॉक बनाना नहीं बनाना है। ठीक है बेटा, मैं समझा तो दूँ, उसके बाद कमांड लिखवा दूँगा और वीडियो तो है, वीडियो में कमांड आएगी, बार बार कॉपी भी तो नहीं देखोगे। हाँ जी, अब हमने काम क्या करना है, सबसे पहले काम A टर्मिनल को लगाना है। A टर्मिनल कैसी जगह लगाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ से अच्छा इसके अंदर चिल्ड एयर हॉट रूम की हॉट एयर जाएगी
वहाँ से हमें क्या मिलेगी, चिल्ड एयर मिलेगी। तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट भी इकट्ठा होंगी, उसको भी बाहर निकालना होगा हमें। अच्छा, जब AHU चलेगा तो उसमें आवाज़ भी होगी, फैन चलेगा ना, तो उसको हम रूम वगैरह के अंदर जनरली कोशिश करते हैं ना दें, क्योंकि रूम में दिया तो क्या होगा, नॉइज़ क्रिएट करेगा, उस नॉइज़ से क्या होगा, रूम का एम्बियंस जो होगा वो ख़राब होगा। तो हम रूम में तो रख नहीं सकते। तो अगर हम अपने इसमें देखते हैं एरिया में, रूम में नहीं रख सकते, दोनों रूम आ गए, छोड़ दिया। किचन में भी नहीं रख सकते, या तो हम लिविंग रूम में रखेंगे, या फिर हम या फिर हमारा क्या होगा, ये क्या है, ये लैब वॉशरूम है, वॉशरूम में रख सकते हैं। ये कम कैपेसिटी का एचयू है, तो कम कैपेसिटी का है, तो ये सीलिंग सस्पेंडेड लगेगा, यानी कि छत से लटकता हुआ लगेगा। तो हम वॉशरूम के पास इसको रख सकते हैं। वॉशरूम में इसका पानी जो ड्रेन पाइप होगा वो वॉशरूम में ही ड्रेन आउट किया जा सकता है। फिर एएचयू को फ्रेश एयर की ज़रूरत भी होगी, तो ये शाफ्ट आ रही है, देख रहे हो आप, वहाँ से क्या हो सकती है, फ्रेश एयर आ सकती है, फ्रेश एयर आ सकती है। तीसरी चीज़, मल्टीपल एएचयूज का एक सिंगल चिलर यूनिट हो सकता है, जो कि छत पे रखा हो सकता है, तो वहाँ से पाइप उतर के आएगा एएचयू के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, बाइनरी साइकिल का यूज़ होता है। बाइनरी साइकिल में चिलर के अंदर रेफ्रिजरेंट साइकिल फ्लो हो रही होती है, वहाँ से चिल्ड वाटर सप्लाई क्या कर दी जाती है, एएचयू में भेज दी जाती है। तो वो पाइप के जरिए आएगा, तो शाफ्ट के पास होगा, तो शाफ्ट से छत से पाइप उतर आएगा नीचे, और एएचयू के अंदर आराम से चला जाएगा, एएचयू के अंदर या एफसी के अंदर। तो हमें पोजिशनिंग ऐसी सेटअप करनी होती है कि जहाँ पे रूम के अंदर ना हो, फ्रेश एयर और पाइप आराम से उसके अंदर आके अटैच हो सके। तो वो पोजीशन कौन सी सही है, वॉशरूम के पास है। सर ज्यादातर हम देखते हैं कि एक सर्टेन हाइट बना देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। जी, छत पे लटका हुआ होता है, जाहिर सी बात है, हाइट पे हाँ अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं। हाँ, अलग से स्पेसिफाई रखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको मूव किया, और ये जो एरिया था एंट्रेंस लॉबी वाला, मैंने यहाँ पे रख दिया। रूम के अंदर भी नहीं सही रहता, और यहाँ हॉल में लगा हुआ भी सही नहीं रहता। हाँ, या तो फिर इधर रखते हैं हम, बालकनी है ना, इसके पास यहाँ पे एक अलग से कट आउट लगा के पे रख सकते थे। सर ये आउटडोर टाइप के ऊपर ये आउटडोर इसका अलग होगा, ये तो इंडोर यूनिट है। जो हमारे ऊपर में सीट हाँ, वो टर्मिनल है। टर्मिनल से जो हाँ। आता है हाँ, आउटडोर यूनिट तो आउटडोर में लगा होगा ना, वो तो अंदर क्यों लगेगा, वो तो बाहर लगेगा। तो सर जो ये एएचयू आउटडोर यूनिट नहीं है, सिर्फ हाँ एयर जी। फ्लोइंग यूनिट है। हाँ, एयर हैंडलिंग यूनिट है ये, क्योंकि जो एयर को हैंडल करेगा, बस खींचेगा भी, चिल्ड करके वापस फेंक देगा। आउटडोर यूनिट तो आपका अलग लगा होगा, जिसमें कंप्रेसर वगैरह रखा होगा, वो अलग होगा। ये तो सिर्फ तो वहाँ से इस तरह हाँ। के इससे हाँ, वहाँ से इससे सर्कुलेट होगा। दैट रीच टू स्टेप्स। ठीक है, अब रूम पे आते हैं। मान लो इस रूम पे हमें एयर वेंटिलेशन करनी है, तो इसमें हम डिफ्यूजर्स देंगे। अब डिफ्यूज़र सपोज हम कंसीडर करें भाई, इसमें हमें इसका एरिया चेक कर लेते हैं पहले। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो अप्रॉक्स 215 स्क्वायर फीट, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर फीट का स्पेस आ रहा है। ठीक है, 200 स्क्वायर फीट का। तो इसमें एसी जो लगेगा वो कम से कम हमारा 1.5 टन से 2 टन का एसी लगता है। ठीक है, 1 टन में हमारा 300 प्लस CFM आता है, 350 से 400 CFM वैसे जनरली हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं 2 टन का एसी लग रहा है इस रूम के लिए, तो टोटल CFM कितना हो जाएगा, 2 टन इंटू 400 कितना हो गया, 800 CFM। ठीक है, तो हमारा CFM इसमें टोटल कितना जाना चाहिए, 800। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने ये जो डिफ्यूज़र बनाया था ये था हमारा 300 बाई 300 का। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं एक डिफ्यूज़र जो है, एक डिफ्यूज़र जो हमें सप्लाई देता है
वो 500 CFM से 500 CFM तक जनरली दे देता है, ठीक है। वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है किस साइज का है, वो आगे की फर्दर चीज़ें फिर HVAC में बताई जाती हैं, मैं आपको मैनुअली यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो अब यहाँ पे हमें कितने टर्मिनल्स लगाने होंगे, 2 टर्मिनल्स लगाने। अब वो 2 टर्मिनल कहाँ लगाए जाएं, 2 ऐसे लगाए जा सकते हैं एक लाइन में, 2 सप्लाई लगेंगे 2 रिटर्न लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो 2 सप्लाई ऐसे लगाए जा सकते हैं, 2 सप्लाई ऐसे एंड टू एंड लगाए जा सकते हैं, 2 सप्लाई इधर की तरफ लगाए जा सकते हैं, या 2 सप्लाई पीछे की तरफ लगाए जा सकते हैं, या फिर 2 सप्लाई क्रॉस में लगाए जा सकते हैं। अब देखो सप्लाई जब भी हमें देना है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है, डोर है, यहाँ डोर खुलेगा बंद होगा, ठीक है। तो जनरली बार बार खुलना बंद करना है डोर को, तो इस वजह से क्या होगा कि डोर के पास अगर आपने सप्लाई दिया तो जो चिल्ड एयर है वो रूम के अंदर ना जाके बाहर जा सकती है, तो इसके पास तो रखना सही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे रखना सही है, या तो इन दोनों कोनों में या इन दोनों कोनों में। अब अगर मैंने इन दोनों कोनों में दे दिया तो उसमें क्या होगा कि ये एरिया तो ठंडा रहेगा और ये एरिया हॉट रहेगा, इसीलिए क्रॉस कनेक्शन देना चाहिए हमें। क्रॉस कनेक्शन कैसा, एक इधर दें और एक इधर दें। ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसके नाम से इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, मैंने लाइन बनाई, यहाँ से लाइन को अटैच किया और DIV एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, ब्लॉक पे गए, ब्लॉक का नेम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया, एंटर किया, इसको नो कर देता है, अलाइनमेंट नहीं करना हमें। नंबर ऑफ सेगमेंट हमने 4 बता दिया, एंटर कर दिया। सेंटर वाले को डिलीट कर दो, आप लाइन को डिलीट कर दो, लग गए दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लग गए। ऐसे इसके अपोजिट रिटर्न लगाए जा सकते हैं या नहीं, हाँ क्या चीज़, दो देते तो फिर क्या होता देखो। अच्छा चलो इधर कर लेते हैं, बेड के ऊपर और एक नीचे, बेड के तले में, इस कोने में, इस कोने में। इसीलिए बेडरूम में जनरली हम ग्रिल देते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के तौर पर बताया है कि आपकी ड्राइंग में कॉमर्शियल सेटअप है, डिफ्यूज़र भी लगेंगे, कहीं ग्रिल भी लगेगी, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअल में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डिफ्यूज़र जाहिर सी बात है फॉल सीलिंग की लुक को ख़राब करेगा, तो वहाँ पे डिफ्यूज़र नहीं दी जाते, एयर ग्रिल दी जाती हैं। सर ज़्यादातर क्या होता है कि डिफ्यूजर है एक सीटी लाइन में होता है बीच में, अच्छा तो ऐसे अगर बीच में एक बेड के ऊपर और नीचे वाली दीवार के साइड में छोटा वाला DIV एंटर किया, 3 सेगमेंट में तोड़ना होगा ना, 3 सेकंड में यहाँ आएगा है ना, यहीं तो आएगा, बट मैंने कितने में किया, 4 में किया, क्योंकि बीच वाला तो ओमिट करना होगा ना हमें। जितना डिस्टेंस इतना इधर से कवर होगा उतना इधर से भी कवर होगा, तो यहाँ लगाने का कोई फायदा तो है नहीं ना। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, इधर से इधर का गैप ज़्यादा है, इधर से इधर का गैप ज़्यादा होगा, ये दोनों कंबाइन आ रहा है ना, तो बीच वाला है तो एक डिलीट करना होगा ना, इस वजह से मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट 4 दिए थे, 3 नहीं दिए थे, ठीक है। अब इस वाले को डबल क्लिक करो, इसको कॉपी कर लो, DIV एंटर किया, सेलेक्ट किया, D एंटर किया, नाम को पेस्ट किया यहाँ पे, एंटर किया, नो किया, सेगमेंट 4 लिख के एंटर कर दिया, और बीच वाले को क्लिक कर दिया। बाकी सब लेयर ऑफ है, जो है हवा सही, बाकी सारी लेयर ऑफ है, लेयर लॉक है सारी, क्योंकि हाँ वो आर्किटेक्चर की लेयर थी ना, हमारी लेयर ऑन चलेगी। तो ये समझ में आ गया कैसे लगाना है, ठीक। अच्छा अब इधर की तरफ हम लगाते हैं ग्रिल्स। ग्रिल्स आपकी 2 तरफ लग सकती हैं, वॉल पे भी लग सकती है, वॉल पे भी लग सकती है और सीलिंग पे भी लग सकती है, दोनों तरफ लग सकती है।
ग्रिल ऐसा एलिमेंट है जिसकी लेंथ वेरी करती है, ग्रिल की लेंथ कांस्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और लंबाई ग्रिल की थिकनेस कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे कितने टन की जरूरत थी हमें, 2 टन की एसी की। 1 टन का एसी हमने कंसीडर किया था 400 सीएफएम दे रहा है, तो 2 टन का एसी कितना 800 सीएफएम देगा। सेम साइज के रूम है तो इधर भी कितना सीएफएम आना चाहिए, 800 सीएफएम। तो जो ग्रिल होगी वो 800 सीएफएम के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। सर जो ग्रिल होता है उसकी मतलब कितना स्टैंडर्ड कितना लेते हैं, मतलब width की जो थिकनेस उसकी 3 इंचेस से स्टार्ट हो जाती है। 3 इंचेस जैसे इसका साइज बताया था मैंने आपको, 300 बाय 300 का होता है, 450 बाय 450 का होता है। इसी तरीके से ग्रिल की जो साइज होती है वो 3 इंचेस की होती है, 4 इंचेस की होती है, 6 इंचेस की होती है, 8 इंचेस की होती है, 9 इंचेस की होती है, 12 इंचेस की होती है, 10 इंचेस की होती है, ऐसे वेरी करती है, 18 इंचेस तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल लगा देते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे जो ग्रिल देंगे वो 3 या 4 इंच की ग्रिल देंगे हम यहाँ पे। 800 सीएफएम जाना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी ग्रिल की लेंथ हमें कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। वो ग्रिल साइज आपको एसएलडी में बना के डिजाइनर दे देगा, आपको बस उस साइज की बना के रखनी होगी। हो सकता है बनी बनाई दूसरे प्रोजेक्ट में मिल जाए, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके रख दिएगा। साइजिंग कैसे चेंज करनी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी तो अपने बॉस से भी पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो हमारा जो CFM है वो कितना आया, सीएफएम आठ सौ एक रूम का 800 चाहिए। 800 हो गया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं भाई 500 fpm, ठीक है, फीट पर मिनट, फीट फीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी वॉल्यूम, और ये क्या हो गई वेलोसिटी, एयर फ्लो। इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं अपनी मैकेनिकल की लैंग्वेज में। Q इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू हाँ हाँ, A इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मैंने वेलोसिटी बता दी कितनी है 500, डिस्चार्ज बता दिया कितना है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया क्या आ गया 0.16 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1.16 0.16 कैसे आ सकता है, 1.6 फीट, फीट आया। अब ग्रिल कैसी शेप होगी, रेक्टेंगुलर होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसकी हाइट जो है वो 4 इंचेस की है, लेंथ मुझे नहीं पता, एरिया कितना है स्क्वायर फीट है, एरिया निकाल सकते हैं नहीं, वो लेंथ निकाल सकते हैं या नहीं, कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी इज इक्वल टू 1.6 स्क्वायर फीट, लेंथ इंटू विड्थ कितनी है 4 इंचेस, इंचेस को फीट में कन्वर्ट कर लो 4/12, L क्या हो गया 1.6 इंटू 12/4, 4.8 आ जाएगा सर, 4.8 8 फीट 4.8 फीट, फीट आया लेंथ, ठीक है। तो 4.8 फीट, एक फीट में 300 mm, तो हम तो mm में काम कर रहे हैं ना, तो लेंथ कितनी हो गई 1440। तो ग्रिल की लेंथ मुझे कितनी चाहिए 1440। अब ग्रिल हम यहाँ पे कौन से व्यू से दिखाएंगे, टॉप व्यू से ही तो दिखा रहे हैं,
रेक्टेंगल पे गए, लेयर कमांड पे गए, सैग सप्लायर, कलर इसकी विड्थ ली मैंने 50 और लेंथ ली अभी 1000। मैं एक स्टैंडर्ड ग्रिल बना रहा हूँ, बाकी साइज उसका चेंज करना मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें कितनी चाहिए, 1440 चाहिए ना, तो उसको 1440 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो डायनेमिक ब्लॉक हमने पढ़ा था, उसी में एक फीचर लाएंगे। अब इसके आगे कितने का बनाया हमने ये, 1000 का, और फिफ्टी फिफ्टी दोनों तरफ ऐड कर दिया, 1100। एक और रेक्टेंगल बनाया 100 बाई 1000 का, अब ये सप्लाई है तो क्रॉस मार दिया हमने। ग्रिल के आगे एक पट्टी लगती है हेड, ठीक है, तो वो हमने ये बना दिया, ठीक है, इसकी थिकनेस भी कम की रखी, सप्लाई है तो बाहर की डायरेक्शन दे दी। ये मेन ग्रिल का साइज है 1000 बाई 100 या 50, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो सेगमेंट होगा ये दीवार के अंदर चला जाएगा, या फॉल सीलिंग से नीचे उतारेंगे ना तो वहाँ कर देते हैं, उसके अंदर छुप जाएगा ये। आगे हमें सिर्फ ग्रिल दिखेगी। मैंने अभी इसकी लेंथ कितनी रखी है, 1000 रखी है, इसकी आगे वाले पट्टे की लेंथ 1100 हो जाएगी, 50-50 दोनों तरफ ऐड हो गई, बट मेन लेंथ इसकी कंसीडर की जाती है कितनी, 1000। इसको ब्लॉक में बनाया मैंने ऐसे जी, फर्स्ट वाला जो पट्टी पड़ा है उसका कितना वेट 100 mm, 4 mm की थिकनेस की थी तो 100 mm की लिख दी हमने। पिक पॉइंट लिया, पिक पॉइंट सेंटर नहीं यहाँ रखा क्योंकि वॉल पे ये वाला पॉइंट आएगा, ओके कर दिया। इसकी विड्थ 50, ठीक है, इसकी लेंथ जो होगी वो जितनी डक्ट है, वो ग्रिल का साइज है उससे 50 एक तरफ और 50 दूसरी तरफ हेडर बन जाएगा, ठीक है, तो 1100 की हो जाएगी। मेन आप 4 फीट बोल रहे थे वो बैक वाली 4 फीट नहीं, 1440 थी वो, ये वाली करनी है। विड्थ नहीं पता, विड्थ कोई मैटर नहीं करती, लेंथ मैटर करती, विड्थ तो 4 इंची की लगा रहे हैं ना। ग्रिल को आप सामने से देखोगे तो विड्थ तो 4 इंची की लगाई, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी कितनी की चाहिए, 1440। इसी जगह 3 इंच की लगाऊंगा तो और लेंथ की चाहिए होगी, 6 इंच की लगाऊंगा तो छोटी चाहिए होगी, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा, 4 की जगह 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या चीज। अब इसकी लेंथ हमारी 1000 है और हमारी ड्राइंग के हिसाब से कितनी लेंथ होनी चाहिए, 1440। तो अब ऐसे के लिए क्या करेंगे हम, डायनेमिक ब्लॉक, हाँ, ब्लॉक एडिटर में गए, ओपन किया इसको, इतना करने के बाद आपको यहाँ से एक्शन में जाना है और यहाँ पे कमांड होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच पे जाके आपने यहाँ से, अच्छा वो पैरामीटर कहेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो पैरामीटर के लिए आप पहले यहाँ पे एक काम करो, पॉइंट दे दो, पॉइंट दिया, पॉइंट रख दिया मैंने यहाँ पे। अब एक्शन पे गया, एक्शन पे जाके मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच, पॉइंट को सेलेक्ट किया मैंने, फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है
किस एरिया को स्ट्रेच करना है। फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर किया और इसके बाद ग्रीन विंडो से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। इतना करने के बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए, सेव चेंजेस कर दिया हमने, बाहर आ गए। हमारी लेंथ कितनी है इसकी 1000 है, कितनी चाहिए मुझे 1440। तो मैं चाहता हूँ हाफ लेफ्ट बढ़े और हाफ राइट बढ़े, ऐसा दोनों तरफ बराबर बनाना चाहता हूँ। तो 220 बढ़ानी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, पकड़ के खींचा मैंने, देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कितनी बढ़ानी है 220 एक तरफ बढ़ा दी। अब 220 की तरफ बढ़ानी है मुझे। तो अब ऐसा करने के लिए वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ एक पॉइंट ऊपर दे दिया, फिर किस पे गए, एक्शन पे जाके स्ट्रेच पे गए, यहाँ से पॉइंट को सेलेक्ट किया, कॉर्नर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है, मैंने फर्स्ट कॉर्नर दे दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया। देने के बाद ऑब्जेक्ट पूछेगा आपको वापस से स्ट्रेच ग्रीन विंडो से ही होता है, तो ग्रीन विंडो से फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, फिर क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिया। अब इधर की तरफ से भी बढ़ा दिया। अब अगर आप इसकी लेंथ चेक करोगे, तो जो स्ट्रेच कमांड लगाया है हमने, उधर लेफ्ट टू राइट हम कितनी भी लेंथ दे सकते हैं जी कितनी भी दे सकते हैं। फिक्स थोड़ी लगाया तो ग्रिल की लेंथ हर रूम के लिए, अब जैसे इस रूम में लगाऊंगा मैं ग्रिल, तो इस रूम के लिए ग्रिल का साइज अलग आएगा, तो मैं बार बार ग्रिल बैठ के थोड़ी बनाऊंगा, हाँ स्ट्रेच कर दो बस। हाँ, और ब्लॉक रहेगा, ये अच्छी खासियत रहेगी। अच्छा, अब जो ग्रिल देनी है, ग्रिल की पोजीशन किधर रखें भाई, 4 वॉल है हमारे पास, यहाँ रखूंगा नहीं, इस वॉल पे भी नहीं, या तो ये वाली वॉल पे दे सकते हैं या इधर वाली वॉल पे, यही 2 वॉल है हमारे पास। विंडो में भी लगा सकते हैं जी विंडो नहीं बनाते हैं। हाँ विंडो लगा सकते हैं, विंडो में भी। मैंने इसको मूव किया। अब जाहिर सी बात है वॉल के अंदर मैं इसको लगा तो सकता हूँ, लेकिन वॉल के अंदर ब्रिक वॉल होगी, है ना, ठीक। अब ब्रिक वॉल के अंदर इतनी डेप्थ थोड़ी है कि ग्रिल भी आ जाए और पीछे वॉल वो भी आ जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छत से थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं सीलिंग को। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोफ टाइप का भी चलता है, फॉल सीलिंग है, तो उसमें क्या करते हैं, उस कोफ के अंदर एसी की डक्ट डाल छुपा देते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, बाहर खींच के लेके आना होगा। मैं इसको बाहर खींच के लेके आता हूँ, 300 में बाहर ले आया। अब वो फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के अंदर कवर हो जाएगी हमारी। उसका डिज़ाइन लेआउट कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसे ये देख रहे हो, वॉल पीछे होगी, सीलिंग को डाउन कर दिया, उसके अंदर छुपा दी, इसके पीछे से डक चली जाएगी इसकी। तो हमने ये दोनों अटैच कर लिए। अच्छा आगे का छोड़ते हैं, अभी हम इतने पे बात करते हैं। तो 2 टन का एसी इधर चाहिए था, 2 टन का एसी इधर चाहिए था, तो टोटल कितना हो गया 4 टन। तो मैं इसका एचयू को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बाहर के लिए अलग से स्प्लिट एसी या कोई चीज़ लगानी है, या उसका हम कंसीडर ही नहीं कर रहे कि उधर एसी देना है नहीं देना है। अभी हम इतने का कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। CFM कितना हो जाएगा, 4 4 जा 6000 हो जाएगा अंदर तो तो फिर ये एज एक ही रहेगी 6000 होगा। एक एचयू, हाँ दोनों को, तभी तो सेंट्रलाइज चलाएगा ना, तभी तो सेंट्रलाइज चलाएगा ना। यहाँ पे आप चेंज करते रहेंगे, जितना लाएंगे उतना चेंज करते रहेंगे, उसके बाद हाँ ये ना वैल्यूएबल आएगी उतना वैल्यू, उतना वैल्यू, जितना सीनियर ने बताया उतना वैल्यू डाल दिया हमने। लास्ट में एक बार हो हाँ लास्ट में हो जाएगा सारी क्या चीज़, एचयू में चेंजेस होगा वैल्यू, डबल क्लिक करो चेंज कर दो। तो लास्ट में कर लेंगे सारे कुछ। हाँ लास्ट प्लान पहले पोजीशन लगा दो, है ना, वो तो कैलकुलेशन करनी एसएलडी के अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी, हमें वो चीज टेक्स्ट के तौर पे लिख मैं तो देंगे। नहीं कैलकुलेशन करनी कैलकुलेशन आपको अभी तो नहीं करवाएंगे मेरे ख्याल से, 6 महीने के बाद कराएंगे। हाँ एचयूएसी का कोर्स के बाद करवाते हैं। तो प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगा। का कोर्स भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए सर हमें एरिया चाहिए होगी और कहाँ जा जी। रहे हो भाई सर, उसको सब हाँ एरिया चाहिए बस। और एरिया हाँ भाई, तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एचयू लगा दिया है, डिफ्यूजर्स लगा दिए, सप्लाई के रिटर्न के, सप्लाई ग्रिल भी लगा दिए। इसी तरीके से इसके अपोजिट रिटर्न एयर ग्रिल लग सकती है, उसको RAG बोल सकते हैं।
सर ये बाहर की साइड कैसे की? क्या यार अभी तो पूरा समझाया था तो जैसे सप्लाई बनाई है ऐसे रिटर्न में बनेगी। ग्रेड के अंदर उसको कलर के अंदर अरे जी अरे जी नहीं बनाई क्या हमने? और इसमें भी हमने क्या किया? इसको स्ट्रेच करना है। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे भी लग सकती है, इधर भी आ सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा हमें इसमें? एएचयू से डक्ट निकलेगी, वो डक्ट दोनों तरफ जाएगी सप्लाई के लिए। तो मैंने क्या किया अभी, LAYOFF ले ऑफ कर दिया, यानी कि लेयर ऑफ, रिटर्न की लेयर को अच्छा वो एक्टिव है, मैंने एक न्यू लेयर बनाई, M-HVAC-D SAT HDE फॉर्म सप्लाई हेडर ग्रीन ग्रीन कलर की कट कर दिया। अब पहले मैं क्या करूँगा, पॉली लाइन से कनेक्शन करके ये देखूंगा कि डक कैसे लेके जानी है। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट आएगी डक, आगे लेके जाने की तो यहीं से आगे स्ट्रेट चली जाएगी, बट अभी हम आगे का कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से डक क्या होगी, इधर बेंड हो गई,
और बेंड होने के बाद यहाँ से हमने डक्ट इस पर अटैच कर दी। अभी डक्ट फॉल सीलिंग में आपकी चुप जाएगी। सिंगल लाइन टैंक बनेगा वैसे। इसके नीचे इसका साइज लिखा हुआ होगा कि किस साइज की डक जा रही है। अभी हमने कैलकुलेशन तो वगैरह तो कुछ की नहीं है, हम रैंडम साइज ले लेते हैं। साइज में हमेशा से इसकी विड्थ देगी ना, हाइट लेंथ और विड्थ लिखी हुई दोनों होगी, हमें लेनी विड्थ होगा विड्थ लेंगे ना हाँ, लिखा हुआ दोनों होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या होगा 300 बाई 300 बाई 200 अब ये साइज मैंने रैंडम लिखे हैं। ठीक है, एक्चुअल साइज हीट लोड कैलकुलेशन से निकल के आएंगे, हम उन्हीं के बेसिस पे रखेंगे। ये काम वैसे डिज़ाइनर का होगा, वो एसएलडी इतना आपको तैयार करके देगा, डिफ्यूजर्स आपको लगाने होंगे, लेकिन ये डक के ऊपर ये साइजें लिखे हुए होंगे, जैसे आप लोग बता रहे थे ना आपके ड्राइंग में लिखे हुए थे। सिंगल लाइन बना हुआ आपको दिया जाएगा, आपको उसको डीएलडी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं पहले ये साइज लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप देख सकते हो रैंडम साइजेस इसके लिख दिए हैं यहाँ पे। CFM 1600 गया। ठीक है, उसका डक साइज कितना था 450 बाई 450। फिर यहाँ से दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ 800 चला गया, इधर 800 चला गया, फिर यहाँ से इसमें चला गया, बचा कितना 400, फिर वो 400 आगे चला गया। अब मैंने इसमें साइज में वेरिएशन लिख दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूँ रेडियसर कैसे लगाना है। वैसे जनरली एक रूम के अंदर जब तक 1000 CFM का ड्रॉप नहीं होता तब तक का डक साइज चेंज नहीं करते हैं, वही साइज को कांस्टेंट रखते हैं। तो कुछ जगह सेम डक साइज चल सकता है और कुछ जगह पे रिड्यूसर्स लग सकते हैं, तो वो वेरिएशन आपको ड्राइंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है। वैसे जनरली जब हम HVAC में डिज़ाइन करते हैं तो इतनी जल्दी डक साइज को रिड्यूस नहीं करते, जब तक का 1000 CFM का डिफरेंस नहीं आता तब तक का डक साइज चेंज नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ 1600 था,
और यहाँ 800 800 चला गया, तो दोनों के डक साइज में फर्क देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा ये तैयार किया हुआ आपको दिया जाएगा, जैसे आप वहाँ गए थे तो वहाँ पे भी आपको डबल लाइन, आपको सिंगल लाइन दिया था ना, और आपको कहा गया था इसका डबल लाइन बना लो, है ना। तो अब डबल लाइन हाँ डक्ट बनानी है, डक्ट बनाने का मतलब ही डबल लाइन बनाना, ठीक है। अब डक्ट बनाने से पहले ये अगर पॉलीलाइन है तो इसको आप एक्सप्लोड कर दिएगा ताकि अलग अलग हो जाए। इसको मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, इसको अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डक का साइज अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ कितना साइज लिखा हुआ है पढ़िए, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में AHU के पास एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगता है, तो वो फ्लेक्सिबल कनेक्शन कैसे देना है, कैनवस कनेक्शन कहते हैं उसे हम। मैंने एक लाइन बनाई यहाँ से, इसके कलर को मैंने येलो कर दिया, कलर ज्यादा लाइट हो लाइट भी अब ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ से डक का साइज क्या निकला, 450। ये बड़ी वैल्यू जो थी वो विड्थ वैल्यू होती है, हाइट वैल्यू कम होती है जनरली, तो आपको एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है, दूसरी वैल्यू कंसीडर नहीं करनी। हाँ, तो 450 का मतलब क्या हो गया, 450 का हाफ कितना हुआ, 225। इसको चेंज कर देता हूँ, छोटा हो रहा है, 600 बाई 450 का कंसीडर कर लेते हैं। 600 का मतलब कितना हो गया, 300 लेफ्ट और 300 राइट कर दिया हमने। अब ये कैनवस कनेक्शन आपने एक्सटेंड करना है, हो गया। एंड वाले को ट्रिम कर दो, इसको डिलीट कर दो और लाइन से इसको क्लोज कर दो, तो ये हमारी डक्ट आ गई। अब ज़्यादा आगे जा रही है तो खींच के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो डक्ट जा रही है इसका साइज क्या है, 400। ठीक, यहाँ की डक्ट हो गया। अच्छा, सिंगल लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। ये वाली डबल लाइन को भी डिलीट कर दो आप, या इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो सिंगल लाइन को। अब यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है,
अच्छा, लेकिन पहले इसका जो डक्ट साइज चेंज होगा वो फौरन चेंज नहीं होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद जब यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद चेंज होगा ये, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए पहले तो हमारी वही साइज की आएगी, तो हमने यहाँ से 200 पे इसको ऑफसेट किया, यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसको हमने 450 पे ऑफसेट किया और इससे इसको अटैच कर दिया। ये हमारा रिड्यूसर हो गया। रिड्यूसर क्या हुआ भाई, पीछे तो डक बड़ी थी, आगे जाके डक का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसलिए हमने क्या दे दिया, एक रिड्यूसर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर की वजह से डक्ट में क्या हो सकता है, टर्बुलेंस आ सकती है, इसलिए हम लोग बेंड की जगह पे क्या देते हैं, एल्बो। एल्बो बनाना देखा था हमने, याद है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 400 है, तो एल्बो का जो रेडियस होता है, फ्लिट जो लगेगा यहाँ पे, वो फ्लिट आपका रेडियस का हाफ लगता है। एक शॉर्ट रन एल्बो होती है, एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में 1/2 लगता है, शॉर्ट रन में L/W/4 का लगता है। तो दो टाइप के एल्बो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ से F एंटर, R एंटर, हाँ मैंने 200 का फ्लिट यहाँ कर दिया। टोटल विड्थ कितनी थी, 400, 400 प्लस 200 कितना हो गया, एल्बो तैयार हो गए। इस लाइन को कट कर देते हैं। यहाँ से डक को हमने क्लोज किया, डक के पीछे एक हेडर, बंद करने के लिए एक हेडर लाएंगे, हेडर को हमने 50 बाहर किया, 50 इधर, 50 इधर किया। हो गया हेडर तैयार। अच्छा, यहाँ से सेंटर से इसकी डक्ट भी इससे अटैच कर दी, इसको भी थोड़ा सा आगे ले गए, ठीक है। ये वाली डक्ट जो है ये इसके पास में लग रही है। अगर डिस्टेंस हमारा 1.5 मीटर से कम का होता है तो हम फ्लेक्सिबल डक्ट देते हैं, और अगर उससे ज़्यादा का होता है तो हमें ये आपकी स्टील मेटल डक्ट जो होती है वो देनी पड़ती है, हाँ ठीक है। तो यहाँ के लिए तो हम स्पेशल लाइन से अटैच करेंगे। SPL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, ऑर्थो को ऑफ किया, ओपन ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फ्लेक्सिबल कनेक्शन दे दिया। इसके लिए हमने क्या किया, डक्ट देंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो होता है इसकी विड्थ होती है 1.5 मीटर तक, क्योंकि फ्लेक्सिबल क्या होता है, लटक जाएगा वो, फाइबर का होता है, कॉटन, हाँ क्लोथ फाइबर का होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, फिर एयर के फ्लो में प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए जहाँ पे लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड सेकेंडरी ब्रांच डाल देते हैं। जैसे ये तो हमारी मेन ब्रांच चल रही है, प्राइमरी डक्ट, और एक यहाँ क्या चलेगी, हमारी सेकेंडरी डक्ट चलेगी। अब सेकेंडरी डक्ट क्योंकि मेटल की है तो उसके लिए यहाँ पे अटैचमेंट के लिए हम एक एलिमेंट देते हैं शू का, ठीक है। तो वो डिज़ाइन करना भी बता दे रहा हूँ मैं। डक्ट साइज वही रहेगा इसका भी, 400, 200 लेफ्ट, 200 राइट। हेडर इसका भी वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला वाला बनाया था। कैसे बनाया था, सर हेडर किस लिए बनाते हैं, ब्लॉक करने के लिए, उसको बंद करने के लिए। बाहर उसको घुमा नहीं सकते हैं, हैं? द हेडर की जगह उसको घुमा दे साइड डायरेक्शन आगे देना ही नहीं है तो कहाँ देगा। लॉक लॉक करना ना, नल होता है। मैं यहाँ तक पानी का पाइप लेके आया, इसके आगे मुझे पानी का पाइप नहीं चाहिए, तो मुझे इसको क्लोज करना होगा ना, वरना पानी तो बाहर निकल जाएगा। पाइप के अंदर से हॉलो है, तो बंद करूँगा नहीं करूँगा, उसके लिए हेडर इसमें भी सर फ्लेक्सिबल लग जाएगी तो ऐसा
लगाने इसमें फ्लेक्सिबल तो इसके नीचे ही लग जाएगा ना। अगर सीलिंग डक्ट ऊपर है और ये सीलिंग का इसके बीच में गैप है तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन से दे देंगे। और कई जगह पे बिल्कुल इसी पे अटैच कर देते हैं, जैसे मैंने आपको फोटोज दिखाई थी उसमें बिल्कुल उससे अटैच होकर आ रहा था। दोनों ऑप्शन रहते हैं। सर हम हेडर की जगह सर एल्बो लगा के जोड़ दे सकते हैं ना। किसके साथ ज्वाइंट दोगे बेटा? जॉइंट नहीं है ऐसे हो गया, फिटिंग में आके बात आगे एयर लेके ही नहीं जानी तो ज्वाइंट किसके साथ दोगे? ये निकाल दे। मुझे यही खत्म कर देनी है, किसके साथ ज्वाइंट दूंगा? सर अगर मान लो है ना। अब इसका फायदा एक और होता है, कल को कोई और डक्ट से कनेक्ट करना है तो यहीं से आगे से खोल देगा। कंटिन्यू कर दिया जा सकता है। सर इसमें रिपेयरिंग तो- करनी है इसी के से यहाँ से रिपेयरिंग की जा सकती है। सर इसमें सर एल्बो लगा के मोड़ सकते थे उधर से। हाँ, यहाँ से एल्बो से मोड़ सकते हैं। बट अगर कल को मान लो डक को आगे लेके जाना होगा तो उस टाइम के लिए ये बेटर है। हाँ, बट एल्बो से बेंड हो सकता है। अगर डक्ट इसके ऊपर ही पहले मोड़ दी जाए तो दोनों ऊपर से कवर हो जाएंगे। है? डक्ट ये लगे हैं जो इनके ऊपर से पहले ही जाए थोड़ा यहाँ से लेंथ कम हो जाएगा। बेंड ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोग मोड़ सकते हैं। सर सेंटर से सर लेंथ अपने अकॉर्डिंग पीछे ले ले स्ट्रेस का ले सकते हैं। स्ट्रेस अभी भी अभी जैसे, हाँ अभी भी हो सकती है। ये सप्लाई चल रही है ना, सप्लाई के बगल में रिटर्न भी चलेगी, तो मैंने गैपिंग इसलिए छोड़ी है ताकि रिटर्न आ जाए यहाँ से। रिटर्न वाला भाई जैसे सप्लाई आई है ऐसे रिटर्न भी तो आएगी, तो रिटर्न आने के लिए छोड़ दिया हमने। रिटर्न ओवरलैप हम्म? ओवरलैप नहीं करते रिटर्न। यहाँ से देख, यहाँ भी दे सकते हैं रिटर्न, इधर भी दे सकते हैं, तो हाइट ज़्यादा भी दोगी कि हाइट कम है ना। ऊपर नीचे फाइट हो जाएगा। हाँ वो भी हो ऊपर सकती नीचे है। रख दिया आती है। वो अगर क्लियरेंस है तो मान लो फॉल सीलिंग 15 फीट पे है, वो सीलिंग 15 फीट पे है तो 5 फीट की क्लियरेंस है ना। इसकी हाइट कितनी है? 200 mm है। 200 mm प्लस 200 mm, रिटर्न भी 200 300 mm की होगी, तो 200 प्लस 300 500 mm हो गया। 100 mm की क्लियरेंस छोड़ दो दोनों के बीच में, 600 mm हो गया, 2 फीट। और हमारी सीलिंग की हाइट 15 फीट है तो कितनी मिल रही है हमें क्लियरेंस? 3 फीट की फॉल सीलिंग डाल सकते हैं हम आराम से। 2 फीट की हमारी वैल्यूज आ जाएगा काम हमारा। सर इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? हाँ, लेकिन अगर वैल्यू कम है तो फिर साइड बाय साइड चलानी पड़ेगी, फिर ओवरलैप नहीं कर सकते। ऐसे कभी ऐसे चल सकती है क्या? हाँ, अगर गैपिंग ज़्यादा है तो ऐसे चलेगी, बता रहा हूँ मैं तो अगर गैपिंग ज़्यादा है फॉल सीलिंग की और उसकी तो ऐसे चलेगी। गैप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सर हमारा पैदल चलाना हमारा पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ओवरलैप हो गया आपको, तो हम उसको शो करने के लिए उसको ऊपर कर सकते हैं, तो चलिए। एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। मल्टी लाइन बताई थी आपको, हाँ मल्टी लाइन के अंदर ऑप्शन था ऊपर नीचे चलाने के लिए, कैसे दिखाया था? सर जो मोटी पाइप है पतली पाइप में ऊपर वो लगाया है। अब ये जॉइंट आ रहा है, हाँ हाँ उसको ये सेट कर दो उसमें बता रहे हैं। ठीक है। अब 2D में यही इशू होता है, इसी वजह से रैबिट का यूज करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, कहाँ ओवरलैप हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। इस वजह से रैबिट का यूज करते हैं। हाँ आप पूछो, बताओ क्या कर रहे थे? सर मैं कह रहा था जैसे 3 into 400 लिखा है, हाँ, तो लेंथ और विड्थ नहीं है। हाइट, विड्थ और हाइट, लेंथ तो मैटर ही नहीं करती इसमें। विड्थ और हाइट दे हाँ तभी हमने ऑफसेट ले लिया। हाँ, तब ऑफसेट लिया, हाइट दी नहीं, वो एलिवेशन में आती, एलिवेशन में आएगी वो। हाँ आप क्या कह रहे हैं बताइए? सभी से जूम करना है राइट वाले को, जो यहाँ पे कनेक्शन किया है हाँ। 300 में एक्सचेंज किया है नीचे वाले 600 से, हाँ, तो ये कितनी डिस्टेंस लेंगे? ये रिड्यूसर की लेंथ होती है 300, 450, 600, 750, 900, ये लेंथ होती है। साइज होता है ये एक्चुअल में शीट को बेंड करके बना दिया जाता है, जितने की डक्ट होती है ना उसी साइज से। लेंथ आपकी स्टैंडर्ड होती है। इसकी जो मेजरमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे डक्ट छोटी सी लगेगी, रिड्यूसर लगेगा, नोजल देखा है Reducer। वो उस टाइप का एलिमेंट है। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी? ये आपकी ये वाली लंबाई जो होगी 300 हो सकती है, 450 हो सकती है, 600 हो सकती है, 750 हो सकती है, 900 हो सकती है जी। अच्छा, यहाँ पे हम एल्बो से बैंड दे सकते थे, बट मैंने ये क्यों दिया है ताकि मैं आपको वो बता सकूँ शू कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने ऐसा रखा है ना, वो इसलिए रखा है ताकि मैं बता सकूँ शू कैसे बनाएंगे अगर ड्राइंग में बनाना हो तो। सर अगर
अगर ये मेरे यहाँ 300 का डक्ट जा रहा है, फिर आपने उसे 400 का डक्ट इंट्रोड्यूस किया, कहाँ 400 का जा रहा है? ये आगे उससे ऊपर में अच्छा सॉरी, हाँ तो 300 ही चलाएंगे इसको भी, गलती हो गई मुझसे। अब यहाँ पे हमें शू बनाना है। शू के लिए क्या है, आपको इस लाइन को पहले ऑफसेट करना होगा। ये लाइन को जो हम ऑफसेट करेंगे उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो इसकी 1/4 लेते हैं हम, विड्थ के बराबर, विड्थ की 1/4। अब लेकिन इसके लिए मिनिमम वैल्यू हमारी होती है 100। 1/4 तो लेना है, जैसे 600 आ रहा है तो 1/4 6 का 1/4 कर देंगे, 400 आ रहा है तो 1/4 करेंगे, 100 आएगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे इस केस में कितना आ रहा है, तो 300 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 75। 75 पे नहीं रखेंगे, मिनिमम कितना रखना है, 100 रखना है। तो मैंने इसको 100 पे ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ से आपको एक लाइन लेनी है, @ कोई भी वैल्यू दे दो, लेस देन साइन, -45 डिग्री पे मैंने इंक्लाइन कर दिया इसको। ये सर शू क्या होगा? बता रहे भैया। जूता पहनने वाला, बता रहा है। जूता पहनते ना वही है कुछ। ये सर मजाक। हाँ, जब डक्ट 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है तो सीधे डायरेक्ट कनेक्शन करने पे एयर उसके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, तो फ्लो में प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम लोग क्या देते हैं, एक शू टाइप कनेक्शन दे देते हैं। मुड़ जाए। हाँ, शू नेक टाइप कनेक्शन दे देते हैं। पार्टनर से। जैसे शू ऐसे ही होता है ना देखने में, तो उस टाइप का एक कनेक्शन को शू कनेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेट कनेक्ट है किसी का? नेट बंद कर दिया। मैं सर ऐसा भी होता है कि मेन जो डक्ट होती है वो ऊपर रहती है, उसकी जो सब कनेक्ट। डिफ्यूजर जाहिर सी बात है नीचे रहेंगे, सीलिंग पे रहेंगे। डक्ट तो सीलिंग से डक्ट छत से चिपकेगी भाई। यहाँ देखो पाइप चिपक गया, अब डिफ्यूजर जो होंगे वो नीचे डाले जाएंगे फॉल सीलिंग के लेवल पे, क्योंकि उनको फॉल सीलिंग से देंगे ना। ये वाली डक्ट है छोटी वाली, वो हल्की सी नीचे हाइट रहेगी सीलिंग की तरफ। सर आपने बताया था उसके लिए 2 या 3 फीट का डिस्टेंस लेते हैं और सीलिंग यहाँ देखो ये डक्ट है, ऊपर चल रही है, डिफ्यूजर कहाँ है, नीचे डाल दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्लेक्सिबल डक्ट भी आ सकती है। अब सब जगह एक जैसा कनेक्शन हर जगह नहीं होता। सर ऊपर से फ्लेक्सिबल आ रही है सर, ये ब्लैक कैसे शो करेगा, चाहिए हो गया शू। इसमें से फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये रिड्यूसर हो गया आपका, ये देख रहे हैं, ये रिड्यूसर हो गया। ये डक्ट का साइज सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये आपकी डक्ट देखो बेंड होके जा रही है, जो आप कह रहे थे, ये बेंड होके जा रही है, हाँ ओवरलैप हो रही है। इसको हम जो मल्टी लाइन नेट स्लो चल रहा है सर जी। ये मैं कह रहा बेटा क्या ये हमारा 9 बजे जीटीए रिपोर्ट और भैया परसों सुबह 9 बजे आप लोगों को मीटिंग बुलाया, और आप लोग ईटीए में कितना रुकेंगे, कितना आप परफॉर्मेंस वहाँ दिखाएंगे, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो आगे आपको रखेंगे। रखेंगे या नहीं रखेंगे, रेबिट में अपग्रेड कराना चाहेंगे या नहीं कराना चाहेंगे। और जो है ये बात उनको मत बताना कि मैंने ऐसा बोला है, जो प्रैक्टिकल है वो। और हमारे पास सेकंड बैच कैड के लिए आया, कैड पे ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। कल थ्री मैं कहा दूँगा आपको सर, जितना टूडी आप कर रहे हो कल वीडियो जाएगा, जितना अच्छे से आप वहाँ परफॉर्मेंस देंगे, आप जितना रिटेल होंगे उसके अकॉर्डिंग आगे का है वो क्या होगा। फिर वो कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी, उसके लिए हम ट्रेन कर सकते हैं आपको। ये आपकी परफॉर्मेंस जी ऑटोकैड 3D हम लोग ठीक है। 2-3 दिन मेहनत कर दें। नेट कनेक्ट करना, हाँ वीडियो डाल रहा हूँ जाके बस।